expect ease from life. We have this amazing fantasy about life. This is how things should work. This is my plan. It should go as per my plan. If that doesn't happen, we give up. And life gives you lemons, then you make the lemonade, and then do not blame life for that. Because you were expecting ease from a trial. Trials make you a stronger, better person. Life is a trial. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस नदीम और आप सब लोग इस वक्त मौजूद हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग विद अवैस। हमारी सेकेंड ईयर मैथ्स से कराची बोर्ड की प्लेलिस्ट चल रही है, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अभी तक 6 लेक्चर्स मुकम्मल कर चुके हैं और आज का ये लेक्चर नंबर 7 होगा चैप्टर नंबर 2 का, जबकि एक्सरसाइज नंबर 2.1 को पहले मुकम्मल कर चुके हुए हैं हम लोग, जिसको 4 लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने कम्प्लीटली तौर पर डिस्कस किया था। और आज एक्सरसाइज नंबर 2.2 का हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। एक्सरसाइज नंबर 2.2 के अंदर पिछले 2 लेक्चर्स को कम्प्लीटली तौर पे कवर किया, डिस्कस किया अल्हम्दुलिल्लाह। और टॉपिक नंबर 1 था उसके अंदर और टॉपिक नंबर 2 था। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जो चीज डिस्कस की थी वो चीज थी फॉर्मूला फॉर सेंट्रॉइड। हमने सेंट्रॉइड के लिए जो फॉर्मूला था उसको कम्प्लीटली तौर पर डिस्कस किया, उसको देखा। और उससे पहला जो हमारा टॉपिक था यानी कि टॉपिक नंबर 1, उसके अंदर मिड पॉइंट फॉर्मूला को डिस्कस किया और उसके अंदर तमाम चीजों को कवर किया और उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स थी और जो भी चीजें थी उसको मैंने आपको समझाया। अब आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है और जो टॉपिक नंबर 3 है एक्सरसाइज नंबर 2.2 का, वो है फॉर्मूला फॉर इन सेंटर। अब डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास क्या चीज है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले मैं आपको एक ट्राइंगल ही बना के दिखाऊंगा और इसके बाद आगे अपनी बात कंटिन्यू करूंगा। ये कॉन्सेप्ट मेरे पास सेंट्रॉइड से थोड़ा सा मिलता जुलता है तस्वीर बनाने की सूरत में जस्ट, लेकिन वैसे नहीं, कॉन्सेप्ट की बेस पे नहीं, सिर्फ तस्वीर बनाने की बेस पे, डायग्राम बनाने की बेस पे, फिगर की बेस पे कुछ हद तक सेम है। ठीक है, सेंट्रॉइड के अंदर भी यही होता था, इसके अंदर भी यही होता है। लेकिन सेंट्रॉइड के अंदर क्या होता था कि जो इंटरनल बाइसेक्टर बनता था, ए से जो इंटरनल बाइसेक्टर निकलता था या बी से जो इंटरनल बाइसेक्टर निकलता था या सी से जो इंटरनल बाइसेक्टर निकलता था, तो वो अपने सामने वाली साइड को, जैसे अगर ए से इंटरनल बाइसेक्टर निकल रहा है तो फिर वो बीसी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता था, तकसीम करता था। ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला था और इस सेंट्रॉइड की लॉजिक थी हमारे पास। लेकिन फॉर्मूला फॉर इन सेंटर डिफरेंट है और ये वाली बात बहुत लॉजिकल है कि अब जो हमारे पास फॉर्मूला फॉर इन सेंटर होता है, ये यहां से इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ए निकल के कंप्लीटली तौर पे डिवाइड नहीं करता अपनी सामने वाली लाइन को 2 बराबर हिस्सों में, यानी कि बीसी को ये 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं करेगा बीसी की साइड को। जबकि अब ये क्या काम करेगा, ये इस एंगल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है और इस तरीके से इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ बी भी 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है अपने एंगल को। और इसी तरीके से जो सी है, सी इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ सी, ये भी यहां पे 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा अपने एंगल को, यानी कि सी को। अब मैं समझ सकता हूं और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि इंशाल्लाह आपको मेरी बातें समझ में आ चुकी होंगी। एक दफा दोबारा डिस्कस करके बता देता हूं कि मेरे पास एक डायग्राम हो और इसके अंदर मेरे पास ये एंगल्स हो, पूरे ट्राइंगल के अंदर मेरे पास ये एंगल्स हो और ये मेरे पास वर्टेक्स ए हो। अब अगर वर्टेक्स ए से मैं कोई इंटरनल बाइसेक्टर निकालूं और वो इंटरनल बाइसेक्टर बराबर तौर पे डिवाइड कर दे इस एंगल को, 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे, लेकिन अपने सामने वाली जो साइड हो यानी कि बी सी, उसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड ना करे, लेकिन जो उसका एंगल हो उसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे, उसको तकसीम कर दे, तो फिर मैं सूरत में कहूंगा कि ये जो इंटरनल बाइसेक्टर है ये फॉर्मूला फॉर इन सेंटर के लिए है। और ये इन सेंटर पॉइंट कब बनेगा, किस सूरत में, जब मेरे पास तमाम इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ द 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, जब मेरे पास ए बी और सी, यानी कि अब ये इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ए, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ बी एंड इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ सी, जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे आपस में एक दूसरे को, तमाम इंटरनल बाइसेक्टर्स आपस में एक दूसरे को जब कर देंगे, बाइसेक्ट कर देंगे, तो इस सूरत के अंदर इस इंटरसेक्शन को मैं कहूंगा कि अब यहां पर मेरे पास ये वाला जो पॉइंट है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर पॉइंट। और यही बस सारी की सारी लॉजिक और कॉन्सेप्ट है इस चीज के पीछे, बस आपका काम खत्म।
सिर्फ यहीं तक ये चीज़ थी। आई होप सो कि आपको ये चीज़ अब बहुत आसान लग रही होगी और ये चीज़ समझ में आने लग गई होगी। दरअसल ये चीज़ आसान है नहीं, मगर इसको आसान बनाया गया है मेहनत से, डेडिकेशन से और आपको अच्छे तरीके के साथ समझाने के लिए। अब इसके फॉर्मूले की जाने बढ़ूंगा मैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो मेरे पास ये चीज़ सामने आएगी कि मेरे पास जो फॉर्मूला फॉर इन सेंटर होता है वो होता है बराबर, किसके बराबर होगा मेरे पास ये मेरे पास बराबर होगा x, y इज इक्वल टू, अब मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा ax1 प्लस bx2 एंड प्लस cx3 और अपॉन में मेरे पास आएगा a प्लस बी प्लस सी। और इस तरीके के साथ मेरे पास x के लिए ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी फॉर्मूला बन चुका है। और इसके साथ ही जो y के लिए मेरे पास होगा वो होगा, यहाँ पर मैं नीचे लिख रहा हूँ उसको, जो बराबर होगा ay1 प्लस by2 एंड प्लस cy3 अपॉन में a प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पर ये वाला मेरा फॉर्मूला पूरा मुकम्मल हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है और किन चीज़ों को देखना है, अब यहाँ पर उनको डिस्कस करूँगा एक दफ़ा। लेकिन अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ने से पहले आपके इस वाले कॉन्सेप्ट को मैं दोबारा चाहूँगा कि रिवाइज करवा दूँ, ताकि अगर आप में से किसी को भी स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो वो 100% दूर हो सके। मेरे पास है कि फॉर्मूला फॉर इन सेंटर, इन सेंटर के अंदर मेरे पास ऐसा होता है कि इन सेंटर के अंदर जो एंगल्स होते हैं, यानी कि ये एंगल होगा, ये एंगल होगा और ये एंगल होगा, और ये वाला मेरे पास वर्टेक्स होगा A, ये वाला वर्टेक्स होगा B एंड ये वाला वर्टेक्स होगा मेरे पास C। अब इसके अंदर इसकी लॉजिक ये है कि अगर कोई इंटरनल बाइसेक्टर जो A से निकले और वो इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करवा दे, दो बराबर हिस्सों में तकसीम करवा दे, तो मैं इस बात को कहूँगा कि अब ये मेरे पास जो है ये इंटरनल बाइसेक्टर ये मेरे पास इन सेंटर का पॉइंट बनेगा। लेकिन कब बनेगा ये बात अभी कंफर्म नहीं है, यानी कि ये वाली बात सिर्फ इसकी वजह से नहीं कहूँगा मैं, लेकिन जब इसके ट्राइंगल के टोटल जो मेरे पास वर्टिसेस होंगे, यानी कि A वर्टेक्स, B वर्टेक्स एंड C वर्टेक्स, जब इन तीनों के इंटरनल बाइसेक्टर्स इसी तरीके के साथ अपने अपने एंगल्स को बराबर तौर पे डिवाइड करते रहें, यानी कि अपने एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करते रहें, और इनका जो एक पॉइंट है उस फिक्स पॉइंट पर ये लोग आपस में इंटरसेक्ट कर जाएं, ये लोग आपस में जब इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट को मैं क्या बात बोलूंगा, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को मैं बोलूंगा कि दैट्स इंटरसेक्शन पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इन सेंटर, और यही वाला पॉइंट मेरे पास इन सेंटर पॉइंट होगा, और बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। अब इसके बुक के क्वेश्चन की जाने बढ़ेंगे। बुक का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसके अंदर मुझे कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो क्वेश्चन था वो वाला मैंने कंप्लीटली तौर पे राइट कर लिया आप सबके सामने। इस वाले सवाल के अंदर मुझे क्या बात कही जा रही है, बोला जा रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल, सॉरी। तो इसके अंदर मैं क्या काम करूंगा, इसके अंदर मैंने जस्ट ये वाला काम करना है कि A वर्टेक्स, B वर्टेक्स एंड C वर्टेक्स, और मुझे क्या बात कही जा रही है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि ये वाला पॉइंट ये मुझे दिया जा रहा है यानी कि सॉरी आई मीन ये वाला पॉइंट मुझे फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है कि फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। इसके अंदर है मेरे पास x, y, यानी कि ये मेरे पास इन सेंटर पॉइंट होगा, जो कि मेरे पास क्वेश्चन मार्क है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, बिकॉज कहा जा रहा है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। आई होप सो अब यहां तक आप सबको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट मुझे वर्टिसेस के पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, जो कि A वर्टेक्स का मेरे पास पॉइंट है 2,8, मेरे पास B वर्टेक्स का पॉइंट है 8,2 एंड मेरे पास C वर्टेक्स का पॉइंट है 9,9। अब मैंने यहां पर एक काम और करना है। अब मैंने ये देखा है कि यहां पर कैपिटल A है जो कि वर्टेक्स है, कैपिटल A के सामने, यानी कि इस वाली साइड पर जो साइड होगी वो बराबर होगी स्मॉल a के। सो
आई विल नेम दिस BC साइड एस A। आई होप सो कि आप सबको ये बात बहुत आसानी के साथ समझ में आ रही होगी। और इसी तरीके से B के सामने यानी कि AC साइड ये मेरे पास बराबर होती है B के, यानी कि उसके सामने वाली साइड जो होती है वो हमेशा उसी अल्फाबेट के बराबर होती है। ठीक है, कैपिटल A यहाँ बराबर है स्मॉल a के, कैपिटल B बराबर है स्मॉल b के। किस के बराबर है, कौन सी साइड के, ये वाली साइड है मेरे पास AC साइड, जिसके बराबर है स्मॉल b। और कैपिटल C के सामने जो साइड है वो है AB। और इस वाली साइड के ऊपर अब मैं देखूंगा कि यहाँ पे कौन सा मेरे पास अल्फाबेटिक मेरे पास होगा आंसर। तो यहाँ पर मेरे पास होगा कि स्मॉल c, यानी कि कैपिटल C के सामने स्मॉल c। आई होप सो की बात आप सबको बहुत अच्छे तरीके के साथ अब समझ लग चुकी होगी। कैपिटल A के सामने जो सामने वाली साइड थी उसके बिल्कुल सामने वो थी स्मॉल a। कैपिटल B के सामने वाली जो साइड थी यानी कि AC साइड वो थी स्मॉल b। एंड कैपिटल C के सामने वाली जो साइड थी वो थी स्मॉल c के बराबर। ये वाली पहली लॉजिक थी इस वाले सवाल को करने के लिए मेरे पास। अब मैंने देखना है कि मेरे पास फॉर्मूला क्या था और मुझे कौन सा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना था। तो अब यहां पर मैं लिखूंगा यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला पहले वो भी लिख दूंगा। यूजिंग फॉर्मूला फॉर सेंट्रॉइड यूजिंग फॉर्मूला फॉर इन सेंटर। इन सेंटर को डिस्कस कर रहे हैं ना इस वाली वीडियो में, तो यहां पर आ जाएगा यूजिंग फॉर्मूला फॉर इन सेंटर। अब इसके अंदर मेरे पास x, y जो है वो क्वेश्चन मार्क है और यही चीज मुझे फाइंड आउट करनी है। ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b एंड प्लस c और कॉमा यहां पर मेरे पास आ जाएगा ay1 प्लस by2 और प्लस cy3 अपॉन में मेरे पास आ जाएगा a प्लस b एंड प्लस c। आई होप सो कि यहाँ तक आप सबको तमाम बातें समझ में लग चुकी होंगी। ये वाला मुझे फॉर्मूला फॉर इन सेंटर यूज करना था। क्यों करना है, क्योंकि मुझे इन सेंटर का पॉइंट निकालना है। इन सेंटर के क्वेश्चन के लिए यही वाला फॉर्मूला मेरे पास होगा। अब यहाँ तक चीजें देखने के बाद अब जो मैंने चीज देखनी है और नेक्स्ट जो मैंने काम करना है वो मैंने ये देखना है कि फॉर्मूले के अंदर मेरे पास कौन कौन सी चीजें मौजूद है, कौन कौन सी चीजें मौजूद नहीं है। मेरे पास x1 y1 मौजूद होगा, ये x1 y1 ले लिया जाएगा। इसके बाद है x2 y2, मेरे पास x2 एंड y2 भी मौजूद है, मुझे कोई इशू नहीं होगा। लेकिन इसके साथ उससे पहले मेरे पास x3 y3 है, वो भी मेरे पास मौजूद है, मुझे कोई इशू नहीं होगा। यानी कि ये x3 y3 बन जाएगा, x3 y3। मेन जो प्रॉब्लम आ रही है वो किसकी है कि स्मॉल a स्मॉल b एंड स्मॉल c, यानी कि BC का जो है मेरे पास डिस्टेंस यहाँ पे वो a के बराबर है। स्मॉल a का इशू आ रहा है मेरे पास स्मॉल c का इशू आ रहा है एंड मेरे पास यहाँ पे कैपिटल B के सामने वाली साइड AC का डिस्टेंस b, मेरे पास इसका डिस्टेंस आ रहा है। अब मैंने इसके लिए काम करना है और इस तरीके से काम करना है कि मैं इसकी जो वैल्यूज हैं उनको निकाल सकूं। अब मैंने क्या काम करना है, सबसे पहले अगर मुझे निकालना है, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, सबसे पहले फॉर a यानी a से निकालना है। अगर मैं चीजों को स्टार्ट करूं तो किस तरीके से करूंगा आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं लिखूंगा फॉर a, स्मॉल a मीन्स। अब स्मॉल a को अगर मुझे निकालना है कि इसके स्मॉल a के मेरे पास कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, किसके बराबर होंगे, आपको एक्सरसाइज नंबर 2.1 के अंदर बहुत डिटेल के अंदर अच्छे तरीके के साथ डिस्टेंस फार्मूला के तौर पे समझाया था। आई होप सो कि आप सबको भी बात जहन में आ रही होगी। एटलीस्ट 2 पॉइंट्स मौजूद हों और एक मेरे पास यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया हो और मुझे अब ये जो 2 पॉइंट्स गिवन हो, इन 2 पॉइंट्स को मैं x1, y1 और इस वाले को x2, y2 का नाम दे सकता हूँ। तो फिर इस सूरत के अंदर हमेशा मुझे क्या काम करना है, मुझे इस सूरत के अंदर हमेशा जो काम करना है वो वाला काम मुझे करना है अपने इसके लिए, अपने डिस्टेंस के लिए। किस तरीके से मैं अपने डिस्टेंस के लिए काम करूंगा, इस तरीके से करूंगा कि मुझे a का डिस्टेंस निकालना है। a का डिस्टेंस मेरे पास मौजूद नहीं है, मुझे ये तो पता है कि स्मॉल a है इसका डिस्टेंस, मगर इस स्मॉल a की वैल्यू क्या है ये मुझे नहीं मालूम।
तो इसके लिए मुझे काम करना है बेसिकली, और किस तरीके से करना है अब इस बात को आपको समझाऊंगा। आपको ये बात कही गई थी 2.1 एक्सरसाइज के अंदर ही, मैंने बात कंप्लीटली तौर पे आपको समझाने की कोशिश की कि आपके पास एक लाइन हो, 2 पॉइंट्स उसके ऊपर गिवन हो, और वहां से आपको डिस्टेंस निकालना हो कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन। तो आप हमेशा उस सूरत के अंदर क्या काम करते हैं, आप डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करते हैं। इसी वजह से फॉर ए के लिए मैं बी और सी का जो डिस्टेंस मुझे जो गिवन है, मैं उन पॉइंट्स को यूज करूंगा और उनको इस्तेमाल करते हुए आगे डिस्टेंस अपना निकालूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे करेंगे इस सबको। फिजिकली तौर पे मैं आपको करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह, प्रैक्टिकली तौर पे। बी का मेरे पास पॉइंट था 8,2 के, 8,2 लिख दिया। मेरे पास सी पॉइंट था जो कि मेरे पास बराबर था 9,9 के, तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। अब मैं इसको बराबर कर रहा हूँ x1, y1 की, और इसको मैं बराबर कर रहा हूँ c 9,9 को x2, y2 के। अब लिखूंगा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मेरे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर। और यहां तक काम करने के बाद d जो है मेरे पास वो डिस्टेंस वो बराबर है a के फिलहाल, तो मैं यहां पर a लिख दूंगा। x2 मेरे पास बराबर था 9 के, मैंने यहाँ पे 9 पुट किया, 9 माइनस x1, x1 मेरे पास बराबर है किसके, 8 के, तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया, प्लस y2, y2 मेरे पास बराबर था 9 के, 9 लिख दिया, माइनस y1, y1 मेरे पास बराबर था 2 के, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने नेक्स्ट काम क्या करना है कि a इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर मेरे पास, यानी 9 माइनस 8 1 बच गया, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर, 9 माइनस 2 7 और 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर बन जाएगा मेरे पास 49, और a इज इक्वल्स टू रूट 50 यूनिट्स आ जाएगा मेरे पास अब। ठीक है, आई होप सो कि आप सबको ये बात बहुत अच्छे तरीके के साथ समझ आ रही होगी। अब अगर मैं इसको दूसरी फॉर्म में लिखना चाहूं तो किस तरह लिखूंगा, मैं आपको एक रफ वर्क करके दिखा देता हूँ। 50 का एलसीएम लिया, सबसे पहले 2 से ब्रेक हो रहा था, 2 से ब्रेक किया तो मेरे पास आ गया 25, और अब मैं 5 से करने की कोशिश करूंगा। 5 से देखूंगा, जब चेक करूंगा तो मेरे पास आएगा 5 के टेबल में 25 आता है 5 टाइम्स पे, तो यहाँ 5 लिख दिया और यहाँ पे 5 1 5। तो अब मेरे पास जो आंसर बन रहा है वो बराबर है किसके, 5 आएगा यहाँ पे, 5 यहाँ पर आएगा, क्यों, क्योंकि 5 का पेयर बन गया है। अब 2 5 को एक दफा लिखूंगा, आपको ये बात ही बहुत अच्छे तरीके के साथ डिटेल में समझाई। आई होप सो कि अब आप सबको कोई इश्यू इसमें भी नहीं होगा, ना होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 आ गया और साथ में 2 क्योंकि अकेला था उसको रूट में लिख दिया, तो मेरे पास आंसर क्या बनेगा 5√2, 5√2 यूनिट मेरा आंसर होगा रूट 50 को ब्रेक करने के बाद। आई होप सो कि अब ये सारी की सारी बातें और ये तमाम की तमाम चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी इंशाल्लाह ताला। अब ये यहाँ पे मेरे पास जो ए डिस्टेंस था उसका मेरे पास डिस्टेंस आ गया, क्या डिस्टेंस था इसका। अब इसके बाद मैंने अगला काम करना है बिल्कुल सेम इसी तरह से फॉर बी, स्मॉल बी के लिए मैं काम करूंगा। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, उसके लिए अब मैं इस वाली चीज को देखूंगा, इतनी चीज को। बात हुई थी आपसे, मेरी ये बात हुई थी कि अगर आपके पास कभी भी एक लाइन गिवन हो, यानी कि एक लाइन गिवन हो और उस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स लाए कर रहे हो, ठीक है, उस वाली लाइन पर 2 पॉइंट्स लाए कर रहे हो और मुझे इस वाली लाइन का इतनी चीज का डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, तो हमेशा आई विल यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर इट। तो अब मैंने यहां पे लिखा फॉर बी, और जो मेरे पास पॉइंट्स थे वो 2 पॉइंट्स मौजूद थे जो कि सी और ए था। तो अब मैं इन दोनों को इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पे क्या पॉइंट्स है मेरे पास, पॉइंट ए एंड सी, पहले उनको लिख दूंगा। पॉइंट ए मेरे पास बराबर है 2,8 के, सो आई विल राइट 2,8, जिसको आई विल कंसीडर इट इक्वल टू x1, y1 एंड सी अब मेरे पास बराबर है सी 9,9 के। अब इस 9,9 जो पॉइंट्स हैं वर्टेक्स सी के, इनको मैं बराबर कर रहा हूं x2, y2 को। दोबारा मैं यूज करूंगा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला मेरे पास जो चीज बन जाएगी, सबसे पहले मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दूंगा एक दफा, x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर। अब यहां पर d की जगह पे, डिस्टेंस की जगह पर आ जाएगा b, क्योंकि मैं b के लिए डिस्टेंस निकाल रहा था। x2 मेरे पास बराबर है 9 के,
तो मैंने यहाँ पे 9 लिख देना है, 9 लिख दिया माइनस x1 बराबर था 2 के, 2 लिख दिया प्लस y2 की जगह 9 है, सो आई विल रिप्लेस y2 विद द वैल्यू ऑफ 9 माइनस y1 इज इक्वल टू 8 पे स्क्वायर। यहां मेरे पास बन जाएगा रूट के अंदर 7, 9 माइनस 2 7 हो गया और 7 का स्क्वायर मेरे पास 49 आंसर आ जाएगा। 49 प्लस 9 माइनस 8 1 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर मेरे पास 1 ही होता है। तो मेरे पास यहां से जो b का आंसर आएगा, मेरे पास वो वाला b का आंसर भी बराबर होगा रूट 50 के, और यहां से इसको भी रूट 50 के बराबर करने के बाद रूट 50 यूनिट लिखूंगा मैं, और b इज इक्वल टू 5 रूट 2 यूनिट्स, यानी कि ये वाला आंसर भी और ये वाला आंसर भी है। अब यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे आपको ये बात दोबारा समझानी नहीं पड़ेगी कि ये वाली चीज़ कैसे आई है, बिकॉज इत्तेफाक से यहाँ पर जो पॉइंट बी है वो भी रूट 50 आ गया था, और यहाँ पर जो पीछे वाला पेज था यहाँ पर भी रूट 50 आ गया था। तो आई होप सो कि अब आपको ये रूट 50 वाली क्या कहानी है आपको बहुत अच्छी तरीके के साथ समझ आ चुकी होगी। बहुत आसान सवाल है ये, बस आपने इसको स्टेप बाय स्टेप तरीके के साथ करना है, लॉजिक्स को समझते हुए और स्टेप बाय स्टेप करना है, ताकि आपकी कोई भी किसी किस्म की मिस्टेक वगैरह ना आए इसके अंदर। आई एम सॉरी। अब आपने देखना है नेक्स्ट को, यानी कि फॉर सी स्मॉल सी आई मीन। अब इस स्मॉल सी के अंदर आपने क्या करना है, अब आप ये देखेंगे दोबारा। अब मैं आपको पहले डायग्राम दिखा के दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि अगर आप में से किसी को भी स्टिल कोई कंफ्यूजन है, कोई अगर एवरेज बच्चा है जो कि बहुत अच्छा नहीं पढ़ सकता, मैं उसको भी ये बात अच्छी तरीके के साथ समझाने में कामयाब हो सकूं, और यही मेरा टारगेट है। पॉइंट सी है जो कि यहां मौजूद है, और 2 पॉइंट्स यहां पर अवेलेबल हैं जो कि पॉइंट ए और पॉइंट बी हैं। अब इन 2 पॉइंट्स की मौजूदगी में मुझे डिस्टेंस निकालना है जो कि सी है, मुझे सी की वैल्यू को निकालना है। तो अब 2 पॉइंट्स मौजूद है और एक लाइन है, मुझे उसके ऊपर डिस्टेंस निकालना है। हमेशा आई विल यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। आई होप सो कि आप सबको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। ए पॉइंट है जिसका मेरे पास, जिस वर्टेक्स का मेरे पास पॉइंट, जिसके पॉइंट्स मेरे पास बराबर हैं 2,8 के, आई विल कंसिडर इट इक्वल टू x1, y1 एंड b. Other vertex was b and its coordinates are equal to 8,2 और यहां पर आ जाएगा x2, y2। अब यहां तक करने के बाद आई विल यूज डिस्टेंस फॉर्मूला वंस अगेन, और रीजन क्या है वो आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं मैं। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर, और ये d मेरे पास बराबर है c के, तो यहां पर मैं c लगा दूंगा डिस्टेंस की जगह पे, और x2 की जगह पे 8 माइनस x1 बराबर था 2 के, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, इस पे स्क्वायर प्लस y2 मेरे पास बराबर है 2 के, तो यहां पर मैंने 2 लिख दिया माइनस y1 मेरे पास बराबर है दोबारा 8 के। तो अब मेरे पास यहाँ क्या काम होगा, 8 माइनस 2 मेरे पास बन जाएगा 6, और अब इस 6 की जगह पे मैं क्या काम करूंगा, 6 की जगह पे जब मैं स्क्वायर लूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 6 6 36, और प्लस 2 माइनस 8 माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये दोबारा मेरे पास जो आंसर आएगा वो 36 बन जाएगा, यानी कि रूट 36 प्लस 36 मेरे पास होगा, और जो मेरे पास इसका आंसर होता है वो मेरे पास होगा रूट 72। अब इस रूट 72 को मैं एक और आंसर में भी लिख सकता हूं, लेकिन पहले मैं आपको इस वाले आंसर की शेप में करके दिखाऊंगा। c इज इक्वल टू रूट 72 यूनिट, और c इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एलसीएम लेके दोबारा समझा देता हूँ। 72 को ब्रेक करूंगा जब मैं एलसीएम के थ्रू, तो बन जाएगा यहाँ पे 36। अब 2 1 2 और 8, 2 9 18। अब यहां तक करने के बाद अब यहाँ पे मैं आ जाऊंगा 3 को लेके, 3 3 9, और यहाँ पे 3 1 3। अब यहां पर क्या काम होगा, अब इस वाले काम को देख लेते हैं। मैं अपना मार्कर चेंज करूंगा ताकि आपको ज्यादा अच्छे से नजर भी आ सके और समझ भी आ सके। ये देखिएगा, यहां पर मेरे पास एक पेयर बन गया है 2 वालों का, ठीक है। यहां पर एक पेयर मैंने बना लिया 2 2 के नंबर्स का, और यहां पर एक मैंने पेयर बना लिया 2 3 के नंबर्स का। क्या करूंगा मैं, जब 2 सेम होते हैं हमेशा आई विल राइट वंस,
एक दफा लिख दिया मैंने 2 को, मल्टीप्लाई करवाऊंगा अब इन दोनों को देख के। अब ये मेरे पास क्या है 3 और ये 3, एक दफा लिखूंगा, पेयर बन गया बिकॉज इनका 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा यहाँ पे, और √2 यहाँ पे √2 आ जाएगा, बिकॉज ये बात आपसे पहले भी कही कि जो अकेला बच जाता है वो रूट के अंदर आ जाता है। √2, 3 2 = 6, और इस तरीके से आपके पास जो आंसर आएगा वो 6√2 होगा। मैंने ये वाली चीज आपको इंतहाई बचगाना लेवल पे ले जाके तकरीबन 12 साल या 11 साल के बच्चे की उम्र पे ले जाके मैंने आपकी बात समझाई, और आई होप सो कि अब आप लोगों को कोई भी इशू इसके अंदर कम से कम नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, और होना भी नहीं चाहिए। और आई होप सो कि अब ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ आप सबको क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यूज थी, मेरे पास ए की भी आ गई है, बी की भी आ गई है, एंड सी की भी आ गई, यानी स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी जो अननोन था उन तमाम की मैंने वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है। तो अब मैं क्या काम करूंगा, स्टार्टिंग के अंदर आप सबने देखा था कि क्वेश्चन नंबर ए नाम की एक इक्वेशन बनाई थी, और उस इक्वेशन नंबर ए के अंदर ये तमाम की तमाम चीजें मौजूद थी, ठीक है। यानी कि ये मेरे पास इक्वेशन नंबर ए थी, जिसको मैंने एक दफा दोबारा आप सबके सामने लिख दिया है। मेरा जो मेन टारगेट था वो ये था कि मुझे ए को फाइंड आउट करना है, बी डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, सी डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, और यही काम फिर इसके अंदर वाई वाली साइड पर भी होना था। मेरा ये टारगेट था कि मुझे इन चीजों को फाइंड आउट करना है और उनको निकालना है। तो आप सबके सामने मैंने पॉइंट ए को, पॉइंट बी को, आई मीन डिस्टेंस ए को, डिस्टेंस बी को एंड डिस्टेंस सी को मैंने निकाल लिया, और उनका जो डिस्टेंस अब मेरे पास आया है, अब उस डिस्टेंस को मैंने इस वाली इक्वेशन नंबर ए के अंदर पुट करना है। किस तरीके से करूंगा इन चीजों को जरा देखेंगे। x, y = बल्कि आपको मैं एक आसान तरीके के साथ करवा देता हूं, और वो तरीकाकार आसान क्या होगा मेरे पास, वो तरीकाकार ये होगा कि आपने यहां पर बजाय से कि आप इस सबको मिलाकर और कंबाइन करके करें, आप इसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर लेंगे। किस तरीके से, आप x को पहले लेंगे और x को बराबर करवा देंगे ax1 1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। अब यहां पर पहले मैं लिख दूंगा उन तमाम चीजों को जो मैंने फाइंड आउट की हैं, यानी ए साइड मेरे पास ए डिस्टेंस किसके बराबर है, वो ए डिस्टेंस मेरे पास बराबर है 5√2 यूनिट के। तो यहां पर मैं क्या लगा दूंगा, यहां मैं लगा दूंगा a = 5√2, यानी मैं अपनी याद दहानी के लिए मैं यहां पे इसको लिख रहा हूं। a = 5√2 यूनिट्स आ जाएगा, और उसके बाद मेरे पास b जो है, b डिस्टेंस वो भी मेरे पास बराबर है 5√2 के। तो यहां पर b = 5√2 लिख दिया मैंने। और ये वाला काम करने के बाद और यहां तक चीजों को देखने के बाद अब मैं देखूंगा अपने लास्ट पॉइंट को, जो कि सी पॉइंट है, कॉमा सी पॉइंट मेरे पास बराबर था 6√2 यूनिट्स के। ये रहा सबके पास 6√2 यूनिट्स, और यहां पर मैं 6√2 को लिख दूंगा, c = 6√2। अब यहां पर जब मैं इसको लिखूंगा तो ये बन जाएगा, a की जगह पे a की वैल्यू को पुट करवाया 5√2, और यहां पे x1। अब x1 मुझे देखना है कि x1 मेरे पास यहां पे किस चीज के बराबर होगा। तो यहां पे x1 मेरे पास है 2, और ये x2 होगा मेरे पास, एंड ये मेरे पास x3 होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या काम करना है, x1 को पुट करवाना है, और x1 जो होगा मेरे पास, x1 मेरे पास बराबर होना है यहां पर 2 के। तो यहां पर मैंने 2 लगा दिया, प्लस b बराबर है 5√2 के। तो यहां मैंने 5√2 लगा दिया, और यहां पर मेरे पास x2 मेरे पास बराबर है किसके, 8 के। तो यहां पर मैंने 8 लगा दिया, 8 को पुट कर दिया इस जगह पे, प्लस 6√2 और 6√2 के साथ x3 आएगा, और x3 क्या है मेरे पास, x3 मेरे पास बराबर है 9 के। तो यहां पर मैंने 9 को पुट कर दिया, और ये पूरा का पूरा एक बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा यहां पे, अपॉन में a प्लस b प्लस c 5√2 प्लस 5√2 एंड प्लस 6√2 हो जाएगा। और यहां पे x के कंबाइन आंसर को जो मैं लिखूंगा वो किस तरीके से होगा, पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं। 5 2 10 हो जाएगा, 10√2 प्लस 5 8 40। यहां पर ये मेरे पास बराबर हो जाएगा किसके, ये मेरे पास यहां पर बराबर आ गया 5 8 40√2 के, और यहां पर 6 9 54, ये मेरे पास बराबर आ रहा है 54√9 के। और अपॉन में मेरे पास क्या होगा, मैंने
रूट के बाहर वाले तमाम नंबर्स को आपस में ऐड करवा के रूट को एक दफा लिख देना है। इसको अगर आप कैलकुलेटर के बगैर हाथ से करना चाह रहे हैं तो उसका तरीकाकार ये होता है, 5 + 5 10 हो गया और 10 + 6 मेरे पास 16 हो गया, 16√2। अजान का ब्रेक करेंगे, असर की अजान के लिए वक्फा करना पड़ेगा और उसके बाद इसी सवाल को यहां से कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह ताला। असर की नमाज से पहले क्वेश्चन को यहां तक डिस्कस कर चुके थे। अब असर की अजान की ब्रेक की वजह से सवाल को रोकना पड़ा। अब इस सवाल को दोबारा कंटिन्यू करेंगे और यहां पर आएगा मेरे पास के इसी तरीके से इनको ऊपर वालों को भी ऐड करवाएंगे। मेरे पास ये क्या बन जाएगा, 10 + 40 50 हो जाएगा और 50 + 54 मेरे पास बन जाएगा 104, यानी कि 104√2 एक दफा आ जाएगा और अपॉन में आएगा 16√2। अब यहां पर मैंने क्या काम करना है, जस्ट यहां पे काम करूंगा कि √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और जब 104 से 16 कैंसिल होगा तो यहां पर मेरे पास जो आंसर बन जाएगा वो आंसर मेरे पास बराबर होगा 13 अपॉन में मेरे पास आंसर आ जाएगा 2, यानी कि 13/2। और ये पूरा का पूरा टेबल मैंने जिससे कट किया है वो वाला टेबल है 2 का। 13/2 मेरे पास टोटल आंसर बन जाएगा इसका। और अब इसके बाद मैंने क्या काम करना है यहाँ पे, अब यहां पर मैंने काम ये वाला करना है कि अब इसके बाद मैं अपना आंसर लिख दूंगा कि x = 13/2, क्योंकि आपके बाद 12 दफा मैं बता चुका हूं कि सेकेंड ईयर के अंदर आपके पास स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, आपको स्टेप्स को लाजमन शो करवाना चाहिए। x = 13/2, यानी कि आपने इन सेंटर का जो पॉइंट निकालना x, y निकालना था, उसमें से आपको x की वैल्यू मिल चुकी हुई है। ठीक है, ये वाली वैल्यू मिल चुकी हुई है, जबकि ये वाली वैल्यू नहीं मिली। अब आपने इसको फाइंड आउट करना है। अब y = ay1 + by2 एंड +cy3 अपॉन में आ जाएगा मेरे पास a + b एंड +c। दोबारा एक दफा लिख दूंगा कि a = 5√2, b = 5√2 एंड c = 6√2। अब मैं एक दफा चेक भी कर लूंगा क्या ये तमाम की तमाम चीजें मेरे पास, ये तमाम डिस्टेंसेस ऐसे ही 5√2 एंड 6√2, तो ये तमाम चीजें मेरे पास ऐसे ही थी। अब यहां पर मैंने एक काम और करना है कि अब मैंने यहां पे इन तमाम वैल्यूज को दोबारा पुट करवा देना और y1 एक दफा आपकी आसानी के लिए और सहूलत के लिए मैं y1, y2 एंड y3 पॉइंट्स को भी लिख देता हूं। तो y1 पॉइंट जो है मेरे पास वो बराबर होगा किसके, y1 पॉइंट को मैंने बराबर सपोज करना है 8 के। ये y1 पॉइंट होगा, ये y2 पॉइंट होगा मेरे पास एंड ये 9 मेरे पास होगा y3 पॉइंट। तो यहां पर मैं लिखता जाऊंगा 8, y1 मेरे पास 8 के बराबर होगा, y2 मेरे पास 2 के बराबर होगा एंड मेरे पास y3 बराबर होगा 9 के। अब मैंने यहां पे इन तमाम वैल्यूज को पुट करवाना है। क्या करवाऊंगा वैल्यूज और किस तरह से करवाऊंगा अब आपको करके दिखाऊंगा। y = 5√2 और y1 मेरे पास 8 के बराबर है, यहां पर 8 लिख दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट मैंने लिखना है +by2। मेरे पास b की वैल्यू बराबर है 5√2 के, 5√2 लिख दिया यहाँ पे और इसके साथ क्या है मेरे पास y2 और y2 मेरे पास बराबर था 2 के, तो यहां पर मैंने 2 लिख दिया और यहां पर +cy3, c मेरे पास बराबर है 6√2 के और 6√2 मल्टीप्लाई होगा किससे, यहां पर y3 से। y3 की वैल्यू क्या है 9, तो यहां पर मैंने 9 लिख दिया और अपॉन के अंदर क्या आएगा a + b + c। 5√2 प्लस मेरे पास आएगा 5√2 एंड प्लस c मेरे पास बराबर है किसके 6√2 के। तो अब यहां पे अब मैं लिख दूंगा y = 5 8 = 40√2 हो गया यहाँ पे, 5 2 = 10 हो गया, 10√2 लिखूंगा यहाँ पे एंड यहां पे लिखूंगा 6 9 मेरे पास हो जाएगा 54, तो यहां आ जाएगा 54√2। यहां पर आएगा मेरे पास आंसर में के 5 + 5 एंड +6, तो ये इन तमाम चीजों को प्लस करवा के मेरे पास बनेगा 16√2 और 16√2 को नीचे लिखते हुए अब दोबारा मैं क्या काम करूंगा, दोबारा ऊपर मेरे पास आंसर जो होगा मेरा वो आएगा 104 और नीचे मेरे पास होगा 16√2। √2 ऊपर वाला और √2 नीचे वाला आपस में कट हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब इनको मैंने आपस में कट कर देना है और आपस में इनको कैंसिल कर देना है और इनको कैंसिल करने के बाद अब जो मैंने काम करना है वही वाला काम करना है। मैं 4 के टेबल से कट कर सकता हूं, ठीक है। 4 के टेबल से किस तरीके से मैं कट करूंगा, 4 4 = 16 एंड
4 2 जा 8 और ये जब 2 यहां जाएंगे 4 के तो 24 बन जाएगा। और 4 के टेबल में मेरे पास किस पर आता है, 6 पर आता है, यानी 24 पे 24 मेरे पास 6 पर आता है। अब इसके बाद अगर मैं एक दफा दोबारा कट करना चाहूं तो ये 2 के साथ कट हो जाएगा 2 एंड यहाँ पे 13, ठीक है। तो मेरे पास y बराबर हो जाएगा 13/2 के। इस तरह से मैंने x का और y का आंसर निकाल लिया और यहां पर मैं करके रिजल्ट अपना लिख दूंगा कि द पॉइंट फॉर इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल इज x, y इज इक्वल टू 13/2, 13/2। आई होप सो कि यहाँ तक अब आप सबको तमाम की तमाम बातें बहुत अच्छे तरीके के साथ समझ में आ चुकी होंगी और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि अब इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके के साथ आप सबको समझा दूं। क्वेश्चन के अंदर लॉजिक क्या थी, एक दफा मैं दोबारा कोशिश करूंगा आप सबको अच्छे से समझा सकूं ताकि अगर किसी को किसी भी चीज में कोई क्यूरी थी तो वो क्लियर हो सके। मुझे क्वेश्चन नंबर 12 बुक का एक वाहिद और इकलौता सवाल था जिसके अंदर मुझे कहा गया था कि आपको क्या करना है जनाब, आपको ये काम करना है कि आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ऑफ द इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल के, यानी कि ये वाला पॉइंट मेरे पास जो कि इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल है, मुझे x, y इसको फाइंड आउट करना था। और बेसिकली ये होता क्या है ये बात भी मैं आपको दोबारा बता देता हूं। मुझे इन सेंटर ये बात बोलता है कि ट्राइंगल के किसी वर्टेक्स से एक इंटरनल बाइसेक्टर निकले और वो निकलने के बाद क्या करे, वो इसके एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करवा दे, डिवाइड करवा दे। तो इस सूरत के अंदर मैं क्या करूंगा, देन इन दिस कंडीशन मैं ये बात कह सकता हूं और मैं ये बात बोलने के काबिल हो सकता हूं कि अब इस तरह के दो और मेरे पास जो इंटरनल बाइसेक्टर्स होंगे उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो मेरे पास कहलाएगा इन सेंटर पॉइंट। आई होप सो कि अब इतनी डिटेल में इस बात को बताने के बाद और एक्सप्लेन करने के बाद और चीजों को बार बार एलेबोरेट करने के बाद आपको भी ये चीज और ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा इंशाल्लाह ताला। जस्ट ये वाला मैंने यहाँ पे काम किया और मुझे कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, मैंने उन तमाम के तमाम जो कोऑर्डिनेट्स है वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स को उन तमाम को यहाँ पे पुट करवाया और उनको पुट करवाने के बाद यहाँ पर मैंने और कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा कि यूजिंग फॉर्मूला फॉर इन सेंटर। यहाँ पर मैंने सबसे पहले फॉर्मूला फॉर इन सेंटर लिख दिया और लिखने के बाद यहाँ पे इसका फॉर्मूला वो वाला लिख के जो इसका फॉर्मूला था वो लिख के नीचे इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दिया और यहाँ पे स्मॉल ए की वैल्यू को निकालना था मुझे, जिसके लिए मुझे साइड बीसी का सहारा लेना पड़ा। इन दो की मदद से मैंने सबसे पहले डिस्टेंस ए निकाला, इसके बाद फिर मैंने फॉर बी के लिए काम किया सारा का सारा। किस तरीके से किया, क्या किया मैंने यहाँ पर साइड ए सी का सहारा लिया और लेकर मैंने यहाँ पे जो डिस्टेंस बी था वो निकाला जो मेरे पास बराबर आया 5√2 के। और अब इसको निकालने के बाद और इसका आंसर फाइंड आउट कर लेने के बाद अब मैंने फॉर सी के लिए काम किया। अब क्या काम किया और किस तरीके के साथ किया, मैं चाहूंगा कि आपको भी बात आखिरी दफा मजीद अच्छे समझा सकूं कि मेरे पास जो पॉइंट सी था उसके सामने वाली जो साइड थी यानी कि ए बी साइड वो स्मॉल सी के बराबर हो गई। अब मैंने साइड सी को फाइंड आउट करने के लिए वर्टेक्स ए एंड वर्टेक्स बी यानी कि ए बी वर्टिसेस का मैंने सहारा लिया और लेकर मैंने इस तरीके के साथ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सी का भी आंसर निकाल लिया। और इस सी के आंसर को फाइंड आउट कर लेने के बाद मैंने अपना वेरी लास्ट स्टेप किया और वो लास्ट स्टेप जो था मेरे पास वो जस्ट ये था कि यहां पे मैंने एक दफा दोबारा उन सबको नाम दिया इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर ए का, और यहां पर मैंने एक दफा x की वैल्यू को निकाल लिया अलग अलग करके ताकि मैं काम अपना आसानी के साथ कर सकूं और आप सबको समझा सकूं खुला खुला करके। तो x इक्वल्स टू ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, a b एंड c इन तीनों की वैल्यूज को अल्हम्दुलिल्लाह मैं फाइंड करने में कामयाब हो चुका था और x1 x2 एंड x3 मैंने यहां से लिए थे अपने क्वेश्चन में से। और क्वेश्चन ने मुझे जो चीजें दी थी उन चीजों को देखने के बाद और उन चीजों को समझने के बाद अपने क्वेश्चन से मुझे x1 मिल गया, जो x1 था ये x2 था एंड ये x3 था। इनको तीनों को मैंने फाइंड आउट कर लिया बहुत तरीके के साथ और बहुत तमीज के साथ, और इनको यूज करते हुए इनका सहारा लेते हुए मैंने यहाँ पे x1 x2 एंड x3 की वैल्यूज को पुट कर दिया। पूरा काम किया कैलकुलेशन के बाद मेरे पास आंसर है x = 13/2 और
इसको तरीके के साथ लिखा, लिखने के बाद अब y के लिए भी सेम ये वाला काम किया, a, b एंड c की वैल्यूज तो सेम थी, लेकिन अब y के लिए क्या काम होगा, आपको ऑब्वियसली सी बात है, बात बताओ कि अगर आप 2.1 पढ़कर आ रहे हैं कि ये y1 होती है साइड, ये y2, मतलब ये पॉइंट y1 होता है, ये वाला पॉइंट y2 होता है, एंड ये वाला पॉइंट आपके पास y3 होता है। अब आपने क्या काम करना है, ये सब की सब चीजें करने के बाद और इन तमाम चीजों को फाइंड आउट करने के बाद आपने y के लिए पूरी कैलकुलेशन करनी है, और करने के बाद आपके पास y का भी आंसर 13/2 आ रहा है, और ये इस तरह करके यहाँ रिजल्ट लिख देना कि द पॉइंट फॉर द इंटरसेंटर पॉइंट ऑफ दिस ट्राइंगल, ऑफ दिस रिस्पेक्टेड ट्राइंगल इज x, y, और इक्वल टू लिख दिया उसके 13/2, जो x का था आंसर, यहाँ पे x का आंसर लिखेंगे और यहाँ y का आंसर लिखा 13/2, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब इस लेक्चर को एंड करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी है तो आपको इस बात का इंशाल्लाह ताला अंदाजा हो चुका होगा कि मैं इस टाइप का टीचर हूं कि मैं तमाम की तमाम चीजें जो कि अपने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करता हूं, उन तमाम की तमाम वर्कशीट्स को मैं एक तस्वीरें वगैरह लेके इनकी पिक्स बना के मैं इनको पीडीएफ बनाता हूँ, और इनकी पीडीएफ बना के इनका जो लिंक होता है, इनको इन तमाम तस्वीरों को स्कैन करवा के इनका लिंक पीडीएफ का बना के मैं इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक को ऐड कर देता हूं, ताकि अगर आप में से किसी को भी ये चीजें देखने में, रिवाइज करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर वो ये तमाम की तमाम चीजें अपने लेक्चर में से जब ये पीडीएफ फाइल को खोलें, ओपन करें, तो वहां से देख सकें, समझ सकें और उसको तरीके के साथ कर सकें। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से मैंने आपको बहुत दफा ये बात बताई कि सेकंड ईयर मैथ्स के अंदर आपके स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं, तो आपको स्टेप्स को भी लाजमी तौर पर करना है, आपने स्टेप्स को छोड़ना नहीं है, डायरेक्ट कोई काम नहीं करना है, आपको लाजमन स्टेप्स को शो करवाना है। तो फिर इसी गर्ज से मैं आपके लिए एक फेयर जो वर्कशीट है और जो फेयर कॉपी है, फेयर रजिस्टर है, उसका मैं तमाम का तमाम काम भी जितना लेक्चर होता है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 का जो बोर्ड में करने का जो तरीकाकार है उसके अकॉर्डिंग मैं वो वाला जो आपके पास काम होगा उस वर्कशीट को मैं उन पेपर्स को ऐड कर देता हूं, ताकि आप तरीके के साथ समझ सकें कि आपको पेपर को अटेम्प्ट किस तरह से करना है, किस तरह चीजों को देखना है और किस तरीके से समझना है और इस तरीके से बोर्ड में लिखना है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग चीजों को समझें, मैथ्स को मैं आप लोगों के लिए आसान बना सकूं और आप लोग मैथ्स को आसानी के साथ समझ सकें और अपने बोर्ड के अंदर अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकें। मेरा ही टारगेट है कि इंशाल्लाह ताला मैं फरवरी के एंड तक सेकंड ईयर मैथ्स का मुकम्मल कोर्स करने में कामयाब हो जाऊं, और फर्स्ट ईयर के लिए भी मेरे पास बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी। इंशाल्लाह ताला जैसे ही सेकंड ईयर से मैं फारिग होऊंगा फौरन मैं फर्स्ट ईयर की मैथ्स को स्टार्ट कर दूंगा पढ़ाना, और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको पेपर से पहले वाइंड अप कर सकूं इंशाल्लाह अज़ीज। तो अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला लेक्चर नंबर 8 के अंदर, जिसके अंदर अब हम लोग डिवीजन ऑफ अ लाइन को बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप सबके साथ उस नॉलेज को शेयर कर सकूं और इन तमाम चीजों को आप सबके साथ शेयर करके बता सकूं आप सबको जो चीजें मैंने अपने साथिया कराम से सीखी, जो अल्लाह ताला ने मुझ पर करम किया और मुझे 4 चीजें सीखने का मौका मिला। अब मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूं कि मैं उन तमाम चीजों को आप सबके साथ शेयर करूं और मुझे अपनी कौम को पढ़ाने का और तालीम देने का मौका मिले। जस्ट मेरी ये नियत है, और मैं समझता हूँ कि इल्म को फैलाना आपके लिए सदका जारिया है, और इसीलिए और इसी गर्ज से मैं भी इस इल्म को फैला रहा हूँ। इल्म को अगर आप अपने पास रख के बैठे तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, अगर मेरा पढ़ाने का तरीकाकार पसंद आ रहा है, तो फिर आपको चाहिए कि आप इससे सीखें, दूसरों को भी सिखाएं, और साथ साथ ये कि हमारे चैनल का ये जो लिंक है ये आप दूसरों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और हर एक के साथ शेयर करें जो भी सेकंड ईयर मैथ्स के हवाले से परेशान है, और आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए कि उनकी मैथ्स का, जो भी कोई मैथ्स में परेशान है, उनकी मैथ्स का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर फी अमानिल्लाह, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जज़ाकल्लाह खैर।